आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह सच में दिमाग के कई बंद दरवाजे खोल सकता है। जरा कल्पना कीजिए, कैलिफोर्निया के सैन होजे शहर की 32वीं मंजिल पर बना एक शानदार पेंट हाउस। बाहर चमकती हुई सिलिकॉन वैली, गैराज में खड़ी एक टेस्ला कार और बैंक अकाउंट में 6 अंकों का भारी भरकम डॉलर वाला वेतन। दुनिया की नज़र में यह जीवन अल्टीमेट सक्सेस है। लेकिन जब वही इंसान रात को सोने जाता है तो उसे महसूस होता है कि उसके जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई गहरा बग आ गया है, एक अजीब सा खालीपन। आज की ये पूरी यात्रा उसी खालीपन को समझने की कोशिश है। आर्य की कहानी, ये कहानी है आर्य की, एक टॉप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जो सिलिकॉन वैली में काम करता है। दुनिया की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी के बीच रहते हुए भी उसे लगता है कि उसके जीवन में कुछ मूलभूत चीज गायब है, और इसी तलाश में वो वापस लौटता है अपनी जड़ों की ओर। भारत। सिलिकॉन वैली का सच। सिलिकॉन वैली बाहर से देखने पर एक सपनों की दुनिया लगती है, लेकिन इसका इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। 1957 में 8 वैज्ञानिकों ने अपने बॉस विलियम शॉकली की लैब छोड़कर एक नई कंपनी बनाई, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर। इन 8 लोगों को बाद में ट्रेटरस 8 कहा गया। यहीं से आधुनिक माइक्रोचिप्स और पूरे टेक्नोलॉजी युग की शुरुआत हुई। लेकिन इस चमक के पीछे एक और सच भी है। वहां का जीवन कई युवाओं के लिए एक गोल्डन केज जैसा है। वीजा का डर, कंपनियों की अनिश्चितता और रिश्ते जो अक्सर टर्म्स एंड कंडीशंस पर टिके होते हैं। आर भी इसी खालीपन से जूझ रहा था। एक दिन वह फैसला करता है कि वो वापस लौटेगा अपने शहर इंदौर। वही इंदौर जहां सुबह सुबह पोहा और जलेबी की खुशबू हवा में घुल जाती है। लेकिन अब यह शहर भी बदल चुका है। सुपर कॉरिडोर की चौड़ी सड़कें, मल्टीनेशनल आईटी कंपनियों के ग्लास टावर और वो सफाई जिसने इंदौर को बार बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाया। आर्य महसूस करता है कि यहाँ आधुनिकता और परंपरा बिना टकराए साथ साथ चल रही है। इसी दौरान वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जो उसके बचपन की यादों से जुड़ी है, एक आरएसएस शाखा। वहां स्वयंसेवक खाकी निकर और हाथ में लकड़ी की लाठी, जिसे दंड कहते हैं, लेकर खड़े थे। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दिमाग में तुरंत सवाल उठता है, एआई और ड्रोन के युग में इस लकड़ी की लाठी का क्या मतलब? लेकिन तभी उसे अपने दादाजी की एक बात याद आती है। ये लाठी कोई हथियार नहीं है, ये अनुशासन और संयम का प्रतीक है। टेक्निक शक्ति है, लेकिन बिना नैतिकता के वही शक्ति विनाशकारी बन सकती है। यहीं से आर्य की असली यात्रा शुरू होती है। वह पहुंचता है महाकाल की नगरी उज्जैन। प्राचीन काल में इसे अवंतिका कहा जाता था। उज्जैन केवल एक तीर्थ नहीं है, यह प्राचीन दुनिया का एक बड़ा खगोलीय केंद्र भी था। इतिहासकार बताते हैं कि एक समय दुनिया की गणना यहीं से की जाती थी। जब आर्य महाकाल मंदिर में भस्म आरती देखता है तो उसका नजरिया बदल जाता है। हम अक्सर मृत्यु को अंत मानते हैं, लेकिन यहां संदेश कुछ और है। काल सबको खाता है, लेकिन शिव महाकाल के रूप में समय से भी परे है। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक स्टेट चेंज है। जैसे सॉफ्टवेयर में डेटा मिटता नहीं, बस उसका रूप बदल जाता है। उज्जैन में गूंजते हुए शिव के डमरू का नाद एक और रहस्य खोलता है। आधुनिक स्ट्रिंग थियरी कहता है कि ब्रह्मांड के मूल में कोई ठोस कण नहीं है, बल्कि ऊर्जा के कंपन करते हुए सूक्ष्म धागे हैं। डमरू का नाद उसी कॉस्मिक वाइब्रेशन का प्रतीक है। आर्य की यात्रा आगे बढ़ती है। वो काशी पहुंचता है। वहां उसे ऋग्वेद का एक सूक्त बताया जाता है, नासदीय सूक्त। ये सूक्त कहता है कि सृष्टि के आरंभ में ना सत था, ना असत, ना आकाश था, ना अंतरिक्ष। और अंत में ऋषि कहते हैं, शायद ये सृष्टि कैसे बनी,
ये परमेश्वर भी जानता हो या शायद वो भी ना जानता हो। ये अंधविश्वास नहीं, ये विज्ञान की असली भावना है, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता। आधुनिक खगोल विज्ञान कहता है कि बिग बैंग के बाद एक कंपन पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। आज भी वह कंपन मौजूद है। इसे कहा जाता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। अगर इसे सुना जाए तो ये एक लगातार गूंजती हुई ध्वनि जैसी लगती है। किताब का तर्क है कि ऋषियों ने गहरे ध्यान में इसी कंपन को महसूस किया और उसे नाम दिया ओम। किताब एक और दिलचस्प तुलना करती है डार्विन की एवोल्यूशन थियरी और दशावतार। मत्स्य जल में जीवन, कूर्म जल और थल, वराह स्थलीय जीव, नरसिंह पशु और मानव के बीच, वामन प्रारंभिक मानव और आगे बढ़ते हुए राम कृष्ण और बुद्ध, मानव चेतना का विकास। समुद्र मंथन की कहानी भी एक गहरा रूपक है। समुद्र हमारा अवचेतन मन। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो सबसे पहले निकलता है विष, डर, असुरक्षा, ट्रॉमा। लेकिन अगर हम उसे स्वीकार कर ले तो अंत में मिलता है अमृत, आत्मज्ञान। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का विषाद आज के युवाओं के बर्नआउट और डिप्रेशन जैसा है, और कृष्ण का उपदेश वह वास्तव में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसा है। निष्काम कर्म का सिद्धांत सिखाता है काम करो लेकिन अपनी कीमत नतीजों से मत तय करो। आर्य की यात्रा अंत में उसे नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों तक ले जाती है। एक समय यहां 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक दुनिया भर से पढ़ने आते थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में जब इस विश्वविद्यालय को जला दिया गया तो केवल इमारतें नहीं जली, वह ज्ञान भी खो गया जो मानवता की धरोहर था। आर्य की पूरी यात्रा एक बात साफ कर देती है, भारत का ज्ञान सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये एक सोर्स कोड है जो आज के एआई और डिजिटल युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। और अब सवाल हम सब के सामने है। आज हमारे पास सारी जानकारी सिर्फ एक क्लिक दूर है, लेकिन क्या हम उसका उपयोग ज्ञान और चेतना के लिए कर रहे हैं, या फिर नोटिफिकेशन और रील्स के शोर में अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं? शायद यही वह सवाल है जिसका उत्तर हमें खुद खोजना होगा।